जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। समीर वानखेड़े इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एक ऐसा नाम जिसकी पोस्टिंग जहां भी हुई, जिस विभाग में हुई, उसने अपने नाम के झंडे गाड़े। कस्टम्स में गए तो वहां पर कुछ ऐसे केसेस किए जो चर्चा का विषय बन गए और उनकी ईमानदारी की, उनकी कर्मठता की दाद दी जाने लगी। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में उनकी पोस्टिंग हुई तो वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसे ही कारनामे किए। इसके बाद एनसीबी में उनकी पोस्टिंग हुई तो वहां पर भी कई बड़े बड़े नामों को उन्होंने उठाया जिनको छूने की कोशिश भी पहले कुछ एजेंसियां नहीं करती थी। चिंकू पठान नाम के ड्रग माफिया को उन्होंने गिरफ्तार किया जो कि मुंबई शहर के बीचों बीच ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहा था। अंडर डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को उन्होंने गिरफ्तार किया और इसके अलावा कई फिल्मी हस्तियां भी उनके शिकंजे में आई जो कि ड्रग्स के कारोबार में लिप्त थीं। समीर वानखेड़े की इमेज एक हीरो की थी, एक नायक की थी, लेकिन साल 2021 के आखिर में एक ऐसा मामला सामने आता है जो कि सब कुछ उलट पलट कर रख देता है। जब समीर वानखेड़े अपनी टीम के साथ गिरफ्तार करते हैं फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को, और उस मामले के बाद से समीर वानखेड़े के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक के बाद एक कई आरोप उनके ऊपर लगते हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं और वो खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं। समीर वानखेड़े मीडिया के सामने अपने आप को फिलहाल डिफेंड नहीं कर सकते कैमरे पर, क्योंकि अदालत ने बंदिश लगाई है। लेकिन उनकी पत्नी क्रांति रेडकर, जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है मराठी फिल्म उद्योग से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें वो बातें बताएंगी, वो बातें हमसे करेंगी जो समीर वानखेड़े कानूनी कारणों से नहीं कर सकते हैं। क्रांति जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। क्रांति जी, ऐसा क्या हो गया कि एक केस होता है, इतने सारे केसेस किए समीर वानखेड़े जी ने, उनकी वाहवाही होती है, अखबार, मीडिया, सरकार, राजनीतिज्ञ सब कोई उनकी तारीफ करता है, लेकिन एक केस होता है जहां पर एक बहुत बड़े आदमी के बेटे पर वो हाथ डालते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद सब कुछ यहां वहां हो जाता है और उनको एक आरोपी की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, उनके खिलाफ तमाम जांच एजेंसियां लग जाती हैं। इस आर्यन खान केस की हकीकत है क्या? ये बहुत सारी चीजें तो अभी जैसे हम बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। बहुत सारी चीजों में अभी भी क्लैरिटी बाकी है। तो जो भी चीजें सब जुडिस हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे यही कहना है कि एक सामान्य इंसान को ये बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है कि अगर 17 साल की सर्विस में एक इंसान जो स्पॉटलेस करियर का क्या बोलते हैं, एक ओनर है जिसका एक स्पॉटलेस करियर है, उसके ऊपर सडनली एक ही केस के बाद इतने सारे आरोप कैसे लग जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। मतलब अगर समीर मेरे पति भी ना होते तो भी मैं ये सोचती कि अरे ऐसा कैसे, ऐसा क्या हो गया कि एक इंसान जिसको मेडल्स पे मेडल्स मिल रहे हैं, जिनको इतने सारे एक्कोलेट्स मिल रहे हैं, जिनको इतना सराहा जा रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो एक्टिव केसेस कर रहा है, जो मैं देख रही हूँ, पेपर में रोज पढ़ रही हूँ, और सडनली एक रात में वो रिश्वतखोर हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल अगर हम देखा जाए तो ये एक जो एक एक्स मिनिस्टर थे, जो उसके बाद में हवालात भी जाकर आ चुके, महाविकास आघाड़ी के एक्स मिनिस्टर की बात कर रही हैं? जी, जो समझ रहे हैं वो तो समझ ही जाएंगे, और मैंने तभी भी कभी उनका नाम नहीं लिया था अपने मुख से, आज भी नहीं लूंगी। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि एक पर्सनल वेंजेंस और एक पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए, बिकॉज सब जानते हैं कि उनके जो सन इन लॉ है, जो दामाद हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया था ड्रग्स के केस में, और इसीलिए
उनका जो एक बदला लेने की जो भावना थी समीर जी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई। और इसी में से उत्पन्न हुए ये सारे आरोप, कास्ट चेक की जाए, उनकी जात प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, उनका कास्ट सर्टिफिकेट, उनकी कितनी शादियां हुई हैं, उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, वो कहाँ हॉलिडे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब लोगों के सामने लाया, ठीक है, कोई बात नहीं। पर उसके बाद उसमें से उत्पन्न क्या हुआ, क्या ये जानने की कोशिश किसी ने की है? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो सामान्य जनता है उसे मूर्ख बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि लोग जानते हैं सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है। और लोग अनपढ़ गवार नहीं है। वो एक पास्ट अगर पढ़ने जा रहे हैं तो अगर वो ये देखते हैं कि अच्छा ये आरोप लग रहे हैं तो ये क्यों लग रहे होंगे, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है जो लोगों के दिमाग में आती है, पर शायद जो आरोप लगा रहे थे वो ये सारी चीजें सोच नहीं पाए। उसके बाद भी जब ये सारे आरोप लगे उसमें से भी प्रॉपरली निर्दोष स्पॉटलेस समीर बाहर निकले। उनके कास्ट को लेकर उनके बाकी की जो बॉम्बे की जो जांच थी उसे भी हमने एकदम अपफ्रंट जाके हमने कोऑपरेट किया। हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम कोई भी जांच को या कोई भी एजेंसी के साथ हम कंप्लाई नहीं करेंगे, हमने सब कुछ किया। और उसके बाद ठीक है, वो ठंडा हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, हम जीत गए। वहां पे भी उनकी कास्ट भी सबके लोगों के सामने आ गई, कास्ट सर्टिफिकेट भी आ गया, वो भी हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो अब क्या, अब कुछ नया, चलो देन एक और एजेंसी हमारे ऊपर आ गई। क्रांति जी, 7 अलग अलग एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं जी समीर वानखेड़े जी के खिलाफ। जी, एक एजेंसी जैसे ही खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मुंबई पुलिस, थाने पुलिस, जी, कलेक्टर, और कुल मिलाकर देखें तो 7 एजेंसियां हैं। अब ये बताइए कि समीर वानखेड़े जी तो उससे जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन इसका असर परिवार पर किस तरह से पड़ा? क्योंकि जो आरोप है कि ये इन एजेंसियों ने परिवार को प्रताड़ित किया, परिवार को परेशान किया, उस बारे में बताइए। कोई कंप्लेंट है नहीं। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी आपकी जांच है आप करिए, निष्पक्ष कीजिए और हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ये सब भी आप कीजिए। लेकिन इसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपको कैसा लगेगा और हमें कैसा लगेगा, और ये जनता जो तमाशा देख रही है उनको कैसा लगेगा? क्या तब हमसे माफी मांगी जाएगी? तो ये सारी चीजों से जब हम गुजर रहे हैं और तभी भी हमें कोऑपरेट करना है आपसे, लेकिन उसके बाद अगर कुछ नहीं निकलता है तो इसका गिल्ट कौन लेगा, वो आप मुझे बताइए। दूसरी चीज ये है कि ये तो रहा फैमिली का, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं ना कि नहीं समीर हमारा बंदा है, हमें उसे सपोर्ट करना है क्योंकि जो उसने किया वो देश के लिए किया। लेकिन समीर ऐसा नहीं सोचते क्योंकि उसे पता है सच क्या है। अच्छा क्रांति जी, ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि अपने काम के दौरान अलग अलग एजेंसियों में समीर जी ने काम किया तो बहुत सारे उन्होंने दुश्मन बना लिए, और आज ये उसी का नतीजा है कि एक साथ इतने सारे मामले उन्हें झेलने पड़ रहे हैं और उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? मुसीबत और प्रॉब्लम यही होती है कि जब एक रूल पूरे देश को समान बांधे रखता है, हमारा संविधान तो यही कहता है ना कि अगर आप भी मेरे सामने बैठे हैं, मैं यहां हूं, हम दोनों के लिए रूल सेम है। तो अगर एक इंसान ज्यादा पावरफुल है, अगर एक इंसान ज्यादा, और मैं इसी केस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, तो उसके साथ वो रूल ना फॉलो किया जाए, क्यों नहीं करना चाहिए, यू नो। तो आज की डेट में अगर मैं भी जाती हूँ, अगर मेरे से कोई सिग्नल टूटा, शादी के जस्ट हम 1 महीने के बाद मैंने एक ही बार फोन किया था समीर को कि ऐसा ऐसा हुआ है और उन्होंने मुझे रोक लिया। हाँ, तो मुझे क्यों फोन किया? मैंने बोला कि वो मुझे रोक लिया, फाइन भर और निकल वहां से। सो अगर उसकी बीवी के साथ ही कैन डू दिस, तो फिर क्या ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रवाह के साथ नहीं चलते, जो प्रवाह सच्चाई के लिए प्रवाह के अगेंस्ट जाना चाहते, जो सबके साथ कंप्लाई नहीं करते, हैंड इन ग्लव नहीं चलते, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और समीर ने मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपने प्रिंसिपल्स को और अपने आदर्श को ना कॉम्प्रोमाइज करने की, और वो कोई भी दुख से इसको नहीं चुका रहे हैं।
वो बहुत ही प्राउडली इस कीमत को चुका रहे हैं। मतलब कल हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना कभी कभी, अब ये एजेंसी आगे, वो ये तो अंदर डालना चाहेंगे, ये तो अभी जेल भेजना चाहेंगे, तो मैं हमेशा उसको बोलती हूँ, मेरा जो पति है वो सच्चाई के लिए और आदर्शों के लिए जेल जा रहा है, वो चोर चक्का नहीं कि वो उसके लिए जेल जाए। तो कभी भी मैं मेरे बच्चों को बोलूंगी, मेरे रिलेटिव्स को बोलूंगी, एक आंसू नहीं गिरना चाहिए। मेरा जो पति है वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, वो अपने आदर्शों के लिए जिसमें वो इतनी स्ट्रांगली बिलीव करता है, उसके लिए जाके बैठेगा, अगर जेल में जाके बैठेगा तो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। और मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे आपके साथ क्या हो गया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं, एब्सोल्युटली ठीक हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जब तक ऐसे लोग जिंदा है तब तक ही हमारा देश उज्जवल रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसी क्वालिटीज दिखती है, मतलब मैं जब भी मोदी जी का काम देखती हूँ, अपने माननीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी हैं, उनका काम देखती हूँ, उनकी विचारधारा देखती हूँ, तो मुझे बहुत सारी सिमिलैरिटीज समीर की विचारधारा में वैसी दिखाई देती है। इट्स सो नेशनलिस्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, मतलब जैसे बोलते हैं अखंड भारत की जो संकल्पना है वो उनमें मुझे दिखाई देती है। और मुझे जो आत्मसमर्पण और आत्म त्याग उसमें दिखाई देता है वो सर्वोपरि है। और उसके लिए मैं डेफिनेटली समीर जी को सपोर्ट करती हूँ, भले उनके साथ जो भी हो रहा है, भले वो प्रवाह के खिलाफ है, भले उन्होंने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं, पर जब आपको कहीं पहुंचना है और आपको एक देश को एक उज्जवल भविष्य दिखाना है तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। तो जी आपने अभी नाम लिया प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का। एक मुझे दिलचस्प बात यह लगती है कि आमतौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, ईडी का, सीबीआई का, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने के लिए। ऐसा आरोप लग रहा है, मैं आरोप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब वही केंद्रीय एजेंसियां समीर जी के भी पीछे पड़ी हुई हैं, ये एक तरफ। लेकिन दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि समीर जी को बीजेपी प्रस्ताव दे रही है कि आप हमारे लिए लोकसभा चुनाव लड़िए। तो क्या समीर वानखेड़े जी कंसीडर कर रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इस बार 2024 में, जो अभी 1.5-2 महीने बाद जो चुनाव होंगे, तो क्या बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे? जी, मुझे तो ये पहले क्लियर करना है कि ये जो आरोप आप बोल रहे हैं, हमें उसका डेफिनेटली कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि हमारे हिसाब से तो कुछ भ्रष्ट अधिकारी है जो समीर के राइवल है। समीर ने काम किया, शायद उन्होंने नहीं किया, और इसकी वजह से वो अपनी एक पर्सनल इंटरपर्सनल राइवलरी निकाल रहे हैं। उससे कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको समेटने में समीर काफी सक्षम है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें दबाने में या उनको गिराने में या उनको कॉर्नर करने में वो जो सामने है जो कुछ अधिकारी हैं वो सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी रही बात आपके इलेक्शंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बीवी होने के नाते जरूर देखना चाहूंगी एक ऐसा नेता जो जनता के लिए निस्वार्थ तरीके से काम करे। अभी अगर उसमें समीर जी का नाम है तो मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि मैं उनको जरूर सपोर्ट करूंगी और उन्होंने उसमें जाना चाहिए। लेकिन अभी अस्तित्व की बात यह है कि अभी उन्होंने कुछ नहीं सोचा है इसके बारे में। लेकिन क्या ये बात सही है कि उनको बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है? अभी ये बहुत ही जल्दी होगा कोई भी चीज पे कमेंट करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर समीर कभी भी गए पॉलिटिक्स में तो उनकी जो विचारधारा से मैचिंग जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो राष्ट्र सर्वोपरि रखती है, जिनकी विचारधारा एक अखंड भारत की है, उन्हीं के साथ समीर डेफिनेटली जाएगा। आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरह का संघर्ष आप समीर वानखेड़े जी का देख रही हैं, जो कुछ भी उन्हें झेलना पड़ रहा है, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इसी तरह से लॉ एनफोर्समेंट की सर्विसेज से जुड़े, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जुड़े? जरूर चाहूंगी, क्यों नहीं चाहूंगी। मुझे तो लगता है कि हर एक इंसान को पहले तो उसे जो चाहिए वो ही करना चाहिए। और अगर मेरे बच्चे कल को उठ के मुझे बोले कि हाँ मुझे भी पापा जैसा बनना है, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी तैयारी अभी से हो रही है। वो आज की डेट में ही देखते हैं कि आज 5 साल की उम्र में उनको पता है कि मेरे पापा की कोर्ट में केस है।
They are getting prepared now. Their foundation is getting laid now at this age. तो मुझे लगता है by the time वो 25-26 के हो जाएंगे, 22-23 के भी हो सकते हैं, तभी वो very well prepared होंगे इन सारे challenges को स्वीकारने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे देश के लिए काम करें और देश सेवा में अपना जीवन बिताए। जी बिल्कुल क्रांति जी, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से समीर वानखेड़े जी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा परिचय समीर वानखेड़े जी से मुझे लगता है कि बीते 20-22 सालों का रहा होगा। उन्होंने मेरा करियर देखा है, मैंने उनका करियर देखा है, हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और आगे जो कुछ भी हो रहा है उस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। मेरे दर्शकों से भी गुजारिश है कि इस सिलसिले में आपको आगे भी अगर दिलचस्पी है जानने की कि समीर वानखेड़े के संघर्ष की लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है, तो जरूर जुड़े रहें हमारे साथ में। जय हिंद। जय हिंद।